इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर क्या होती है? इंडक्शन के नाम से पता है कि विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। अब इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होता क्या है? इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का ये मतलब है, अगर हमारे पास दो कॉइल हैं और दोनों एयर गैप या कुछ दूरी पर दोनों के बीच में कुछ गैप है। अगर हम एक कॉइल को एसी वोल्टेज सोर्स के साथ सप्लाई देते हैं तो इसमें करंट जो फ्लो होगी वो भी एसी होगी। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जब करंट फ्लो हुई टाइम वेरिंग वोल्टेज से तो करंट भी टाइम वेरिंग होगी, एसी। ये नंबर ऑफ टर्न के साथ मिली, एन है नंबर ऑफ टर्न्स। तो एन इंटू आई से एमएमएफ मिला। ये क्या था? ईएमएफ। ईएमएफ ने जनरेट किया क्या? करंट। तो एमएमएफ क्या जनरेट करेगा? फ्लक्स। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा किस पर? आई पर। आई क्या है? एसी। एसी का मतलब टाइम वेरिंग, जो टाइम के साथ क्या हो? चेंज हो। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होगा नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे तो जनरेट करेगा ईएमएफ। एक ईएमएफ ये था जो हमारा सोर्स था, एक ईएमएफ ये हुआ जो इस फ्लक्स से जनरेट हुआ। फैराडे लॉ क्या कहता है? दिस इज कॉल्ड फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ये कहता है कि ईएमएफ जिस सोर्स से जिससे जनरेट हुआ है उसी को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ईएमएफ जनरेट किससे हुआ? फ्लक्स से। फ्लक्स किससे जनरेट हुआ? करंट से। और करंट किससे जनरेट हुई? वोल्टेज से। तो ये वोल्टेज जो जनरेटेड ईएमएफ है वो इस वोल्टेज को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो अगर इसकी पोलरिटी मैं प्लस माइनस ये मानूं, वैसे है तो ये एसी, तो इसकी भी यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट होगा को डिनोट करेंगे स्मॉल ई से। उसकी भी पोलरिटी कुछ इस तरह होगी, प्लस माइनस। प्लस प्लस को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले टाइम वेरिंग वोल्टेज देंगे सोर्स, उसके बाद उस वोल्टेज सोर्स से क्लोज्ड पाथ है तो करंट फ्लो होगा। करंट नंबर ऑफ टर्न्स एन से लिंक करेगा जिसकी वजह से एमएमएफ डेवलप होगा। एमएमएफ के बाद क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद क्या होगा? ईएमएफ। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर डेवलप होगा कुछ इस तरीके से, वो क्या करेगा? कुछ दूरी पर रखी दूसरी कॉइल के साथ भी क्या करेगा? लिंक करेगा। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स मैं N1 मानूं और यहाँ पर N2 मानूं तो यहाँ पर क्या ईएमएफ होगा? ईएमएफ एट सेकेंडरी कॉइल N2 d∅1/dt। ये φ1 क्या है? फ्लक्स फ्रॉम कॉइल 1। ये जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है। अब ये जो ईएमएफ यहाँ पर मिला, ये ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है? ये बिल्कुल सेम, क्योंकि इसी फ्लक्स से जनरेट हुआ है। तो जो अगर इसकी डायरेक्शन प्लस माइनस है तो इसकी प्लस माइनस। तो यहाँ पर ईएमएफ E2 डेवलप हो गया।
सेकेंडरी कॉइल में हमने कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर भी यहाँ पर फर्स्ट कॉइल के फ्लक्स लिंकेज के कारण ईएमएफ मिला। इसी इफेक्ट को कहते हैं इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी दूसरे को देखकर प्रेरित हों। ठीक। अब इस प्रिंसिपल पर जो मोटर काम करे उसी को बोलते हैं इंडक्शन मोटर। अब हमारे पास एसी या ये कहें टाइम वेरिंग जो वोल्टेज है वो दो टाइप का है। कौन कौन सा? एक थ्री फेज और दूसरा सिंगल फेज। सिंगल फेज एसी के प्रिंसिपल से इंडक्शन से जो मोटर काम कर रही है उसको बोलेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और थ्री फेज से जो काम करेगी वो बोलेंगे थ्री फेज इंडक्शन। प्रिंसिपल इंडक्शन ही है। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज करके कैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर काम करती है। नेक्स्ट हेडिंग, थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये है आपका स्टेटर के बीच में है रोटर। ये है एयर गैप। ये है स्टेटर। स्टेटर वो पार्ट होता है जो मशीन का स्टेशनरी पार्ट होता है, मतलब ये मूव या रोटेट नहीं करता। और ये वो जो बीच वाला पार्ट है वो है रोटर। रोटर का मतलब मशीन का वो पार्ट जो रोटेट करे या मूविंग हो। बीच में है शाफ्ट जिस पर ये रोटेट करेगा। ये एक जनरल प्रिंसिपल। जैसे अभी हमने इंडक्शन प्रिंसिपल कैसे समझा, ये है वोल्टेज सोर्स, ये है करंट, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है N1, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है N2, और यहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट हुआ वो है E2, और यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट हुआ है E1। ये है आपका, सिंपल सी भाषा में समझेंगे तो ये है स्टेटर और ये है रोटर। दोनों के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं एयर। होता क्या है? होता ये है कि स्टेटर में हमने थ्री फेज एसी सप्लाई दी। थ्री फेज जो यहाँ पर एसी सप्लाई देते हैं वो थ्री फेज एसी सप्लाई दो पार्ट में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? जो थ्री फेज एसी सप्लाई हमने स्टेटर में दी उसमें दो चीजें ध्यान देने वाली बात। क्या क्या? पहली बात, अगर हम थ्री फेज एसी की बात करते हैं, थ्री फेज एसी की वेव फॉर्म कुछ ऐसी होती है।
ये है आर फेज, मानते हैं आर फेज को रेफरेंस, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, आर वी आर इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी टी फेज में। ये है वाई फेज जो कि आर फेज से 120 डिग्री लीड कर रहा है, और ये है बी फेज जो कि आर फेज से 120 डिग्री लैग कर रहा, पीछे चल रहा। यहाँ पर ये जो 120 आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एंगल। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रिकल एंगल। जो भी वेव फॉर्म में आपको दिखे एंगल, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल। दूसरा एक होता है मैकेनिकल एंगल। मैकेनिकल एंगल सिंपल सी बात यह है कि जो आंखों से दिखाई दे, वो मैकेनिकल एंगल। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 120 डिग्री आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो वेव फॉर्म के रूप में है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल एंगल है। ये आंखों से दिखाई नहीं देगा, ये आपको खाली क्या होगा, वेव फॉर्म में महसूस करना पड़ेगा। लेकिन जो फिजिकल फॉर्म में आपको दिखाई देता है वो होता है क्या, मैकेनिकल एंगल। इनके बारे में बीच में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या रिलेशन होता है। अभी के लिए समझ लेते हैं कि जो आंखों से दिखाई दे वो मैकेनिकल, और जो इलेक्ट्रिकली वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट हो वो है इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर जब हम स्टेटर में 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। वो पहली ये कि वेव फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एंगल होता है। 3 फेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंगल 120 डिग्री। वन ट्वेंटी डिग्री इलेक्ट्रिकल। साथ में साथ यहाँ पर दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है, यहाँ पर मैकेनिकल एंगल भी 120 डिग्री होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 फेज सप्लाई ट्रांसफार्मर को भी हमने दी 3 फेज, और 3 फेज सप्लाई यह है आर कंडक्टर, ये है वाई कंडक्टर, और ये है बी कंडक्टर, बी फेज। इसको एक सिंपल ये बना लेते। यहाँ पर भी हमने 3 फेज सप्लाई दी ट्रांसफार्मर में भी, और ये हमारी इंडक्शन मोटर है 3 फेज। यहाँ पर भी हमने क्या किया 3 फेज सप्लाई दिया। आर का एक इनकमिंग कंडक्टर ये है तो आउटगोइंग फेज ये होगा, इनकमिंग फेज ये है तो आउटगोइंग फेज ये होगा। इसी तरह वाई का इनकमिंग ये है तो आउटगोइंग ये वाला होगा। अब हमें ये समझना है कि यहाँ पर 3 फेज सप्लाई जो हम दिए, तो 3 फेज सप्लाई में इलेक्ट्रिकल एंगल होता है, ये कन्फर्म है। कितना होता है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर भी जो हमने 3 फेज सप्लाई दी उसमें भी इलेक्ट्रिकल एंगल है, कितना है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो यहाँ पर आपको दिख रहा है
फिजिकल रखा हुआ, इसके बीच में भी कितने डिग्री का एंगल है? 120 डिग्री। तो ये जो आपको दिख रहा रखा हुआ कि आर वाई और बी में आपस में कितने डिग्री का एंगल है? 120 डिग्री का। ये एंगल है मैकेनिकल। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में भी हमने सप्लाई दिया थ्री फेज, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी हमने सप्लाई दिया थ्री फेज। लेकिन यहाँ के थ्री फेज और यहाँ के थ्री फेज में अंतर ये है कि यहाँ पर थ्री फेज में केवल एक ही एंगल है जो कि है इलेक्ट्रिकल एंगल, और यहाँ पर थ्री फेज में दो एंगल हैं। एक तो जिस एंगल पर हमने वाइंडिंग रखी है या कंडक्टर रखा है वो है मैकेनिकल एंगल, और उसके बीच में कितना है मैकेनिकल एंगल? 120 डिग्री। और जो हमने सप्लाई दी है थ्री फेज, उसके बीच में कितना इलेक्ट्रिकल एंगल है? 120 डिग्री। अब इन दोनों में अंतर एक तो एंगल का आ गया कि यहाँ पर मैकेनिकल एंगल प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर मैकेनिकल एंगल प्रेजेंट है। अब अगर मैकेनिकल एंगल प्रेजेंट है तो इससे यहाँ पर फर्क क्या पड़ा वो देखो। होता क्या है, अगर फील्ड टाइम वेरिंग है तो वहां पर एक ही एंगल प्रेजेंट होगा, और इलेक्ट्रिकल में होता है इलेक्ट्रिकल एंगल। तो इसलिए टाइम वेरिंग है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने थ्री फेज सप्लाई दी, इस थ्री फेज सप्लाई में इलेक्ट्रिकल एंगल प्रेजेंट है 180 डिग्री का, तो इसके द्वारा जो फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड, वो टाइम के साथ चेंज होगी, मतलब टाइम वेरिंग फील्ड। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों एंगल प्रेजेंट हुए, तो जो फील्ड जनरेट होती है वो नेचर में रोटेटिंग होती। कैसी होती है? रोटेटिंग। और रोटेटिंग फील्ड का ये नेचर होता है कि वो टाइम के साथ भी वेरी करेगी और स्पेस के साथ भी वेरी करेगी। तो ट्रांसफार्मर में अगर हमने थ्री फेज सप्लाई दी तो वहां की मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पेस के साथ वेरी नहीं करेगी, हमेशा किसके साथ वेरी करेगी? टाइम के साथ। लेकिन अगर हमने मोटर में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी, तो इंडक्शन मोटर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है उसमें दोनों एंगल प्रेजेंट होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल जो कि सप्लाई में प्रेजेंट होता है, और मैकेनिकल जिस हिसाब से हमने कंडक्टर का अरेंजमेंट किया होता है स्टेटर। तो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल एंगल मिला करके जो फील्ड जनरेट होती है उसका नेचर क्या होता है? रोटेटिंग। और ये रोटेटिंग फील्ड टाइम के साथ भी वेरी करती है और स्पेस के साथ भी वेरी करती है। इस रोटेटिंग इस फील्ड को बोलते हैं रोटेटिंग फील्ड, और इसको शॉर्टकट में डिनोट करते हैं RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब देखिए। स्टेटर में थ्री फेज AC सप्लाई दिए इनपुट के रूप में। जैसे ही थ्री फेज AC सप्लाई दिए, जो MMF जनरेट हुआ, MMF क्यों जनरेट हुआ? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। जैसे ही सप्लाई दिए, पाथ क्लोज होगा तो करंट फ्लो होगी, करंट से MMF होगा, MMF से फ्लक्स जनरेट होगा, और ये फ्लक्स नेचर में रोटेटिंग होगा जिसको बोलते हैं RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड
इस स्पेस में जनरेट होगी जो स्टेटर और रोटर के बीच में है। यहाँ पर जनरेट हुआ कौन? आरएमएफ। अब ध्यान से देखिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि स्पेस में रोटेट भी कर रही है और साथ का साथ टाइम के साथ वेरी भी कर रही है। बता चुके हैं ना कि आरएमएफ दो तरीके से वेरी करती है, एक टाइम के साथ और एक स्पेस के साथ। अब ये जो वेरी कर रहा है आरएमएफ, ये आरएमएफ एक डायरेक्शन में मूव भी करेगा और साथ का साथ टाइम के साथ चेंज भी होगा। अब सिंपल सा वही इंडक्शन वाला फार्मूला कि यहाँ पर हमने करंट दिया और यहाँ पर हमारे क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा रोटर पर। अब देखिए रोटर पर आरएमएफ लिंक्स विद रोटर कंडक्टर। जो रोटर पर कंडक्टर रखे जाते हैं उनके साथ क्या करेगा? लिंक करेगा। अब सीधी सी बात यह है कि जब भी फ्लक्स लिंक करेगा और वो टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है तो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। और फैराडे लॉ से ईएमएफ क्या करेगा? उसी को अपोज करेगा जिससे ये प्रोड्यूस हुआ है। अब ये ईएमएफ जो कि रोटर के कंडक्टर पर जनरेट हुआ, फैराडे लॉ से क्या करेगा? उसी को अपोज करेगा जिससे जनरेट हुआ है। तो ईएमएफ अगर जनरेट हुआ, वोल्टेज अगर कहीं जनरेट हो रहा है और अगर सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड, तो ये ईएमएफ क्या जनरेट करेगा? करंट। ये करंट फिर से नंबर ऑफ टर्न के साथ लिंक करेगी तो जनरेट करेगी एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। यहाँ की करंट यहाँ के नंबर ऑफ टर्न से लिंक की तो यहाँ का एमएमएफ जनरेट हुआ। रोटर की करंट रोटर के कंडक्टर के साथ लिंक कर नंबर ऑफ टर्न के साथ लिंक करेगी तो यहाँ का एमएमएफ जनरेट होगा। जैसे यहाँ के एमएमएफ ने यहाँ का फ्लक्स जनरेट किया, वैसे ही यहाँ के एमएमएफ ने यहाँ का फ्लक्स जनरेट करेगा। अब ये फ्लक्स का नेचर भी क्या है? रो रहेगा रोटेटिंग। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास दो रोटेटिंग फ्लक्स हो गए, एक है φ1 जो स्टेटर के करंट या सप्लाई के कारण जनरेट हुआ और एक है φ2 जो कि रोटर के कारण। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में घूमेंगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी या एक दूसरे को अपोज करेंगी। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, अगर स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, यह है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर। अगर रोटर की मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में घूमी तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन के कारण ईएमएफ जनरेट होगा। होगा या नहीं होगा? अब हमेशा जो रिजल्ट है वो हमेशा काज को, कारण को अपोज करेगा। ये क्या कहता है? ये है लेंज लॉ।
फैराडे लॉ के साथ ही लेंज लॉ लगता है कि हमेशा जो रिजल्ट आया है वो हमेशा अपने कार्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये फील्ड आई किस लिए थी, इस फील्ड के कारण। अगर इस फील्ड ने रोटर के कंडक्टर को ना कट किया होता तो ना तो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होता, ना ही करंट जनरेट होती, ना एमएमएफ आता, ना आरएमएफ आता। तो इस फील्ड के जनरेट होने का कारण क्या है कि इनके और इनके बीच का रिलेटिव मोशन। तो ये उस रिलेटिव मोशन को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। और करने का एक ही तरीका है कि जिस डायरेक्शन में ये घूमे उसी डायरेक्शन में ये घूमे। अगर दोनों फील्ड एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं और ये वाला इसको अपोज करना चाहेगा, तो अगर ये इस स्पीड से घूम रहा है जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, तो ये वाला भी इसी स्पीड को घूमना पकड़ना चाहेगा कि हम भी इसी स्पीड को पकड़े। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पापा इज ऑलवेज पापा। ये एकदम टैग लाइन नोट कर लीजिए। ये प्रोड्यूस किससे हुए हैं, इससे। ये चाहते हैं कि अगर ये इस स्पीड से घूमे तो हम भी इसी स्पीड से घूमें। क्यों? क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि जिससे प्रोड्यूस हुए हैं उसी को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो अगर ये एन एस स्पीड से घूम रहे हैं तो ये भी चाहते हैं एन एस स्पीड से हम भी घूम जाएं, ताकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए। तो ये फ्लक्स इसके कंडक्टर को कट ना करे और ये क्या हो जाए, जब कट नहीं करेगा तो ना तो करंट डेवलप होगी, ना ईएमएफ डेवलप होगा, और ना ही एमएमएफ, ना ही फ्लक्स। अब ये चाहते तो हैं इसको अपोज करना, लेकिन पापा इज ऑलवेज पापा। तो इसका मतलब ये हुआ इनकी स्पीड कभी भी इनके स्पीड को पकड़ नहीं पाएगी। और जब पकड़ नहीं पाएगी तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन बना रहे। और जब रिलेटिव मोशन बना रहेगा तो इस स्पीड को कहते हैं रोटर की स्पीड, जिसका सिंबल है एन आर। तो समझ में आ गया कि एन आर चाहता है एन एस बनना, लेकिन कभी भी एन एस नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिस दिन ये इसके बराबर हो जाएगा उस दिन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो। रिलेटिव मोशन जीरो, तो क्या हो गया, रिलेटिव मोशन जीरो का मतलब कि इसका कोई भी फ्लक्स इसके साथ कट नहीं करेगा। जब कट नहीं करेगा तो ईएमएफ जीरो, ईएमएफ जीरो तो करंट जीरो, करंट जीरो तो फ्लक्स जीरो। अब सारा खेल ये है कि अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे तभी लेंज लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि लेंज लॉ के कारण ही ये एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अगर सोचिए, अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में घूमते तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कितना होता, ये एन एस स्पीड से घूम रहा है, ये एन आर से। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कितना होता है, एन एस प्लस एन आर। और अगर एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन। यही कारण है कि इंडक्शन मोटर का रोटर हमेशा उसी डायरेक्शन में घूमता है जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की घूमती है। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिए तो इसका मतलब कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। वो किसी दूसरे केस में करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे। ये जो होता है ये होता है जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर। और ये जो होता है ये होता है इंडक्शन। अब इसको समराइज करते हैं। स्टेटर में हमने थ्री फेज सप्लाई दी, थ्री फेज सप्लाई देते ही हमें करंट मिली, वो भी टाइम वेरिंग मिली। टाइम वेरिंग करंट से एम एम एफ मिला, स्टेटर के नंबर ऑफ टर्न्स और स्टेटर में फ्लो होने वाली करंट। इस एम एम एफ से फ्लक्स मिला, इसको बोलते हैं एयर गैप फ्लक्स, या को बोलते हैं आर एम एफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस आर एम एफ ने रोटर के
कंडक्टर को कट किया, जिसकी वजह से रोटर में ईएमएफ डेवलप हुआ, जिसकी वजह से रोटर में करंट डेवलप हुई। इस करंट ने रोटर के कंडक्टर के नंबर ऑफ टर्न के साथ लिंक करके एमएमएफ डेवलप किया। एमएमएफ डेवलप करके फ्लक्स रोटर का आया, ये भी नेचर में रोटेटिंग है। तो हमारे पास दो फ्लक्स आए, स्टेटर का, रोटर का। तो अगर हमारे पास दो फ्लक्स हैं और उनके बीच में एंगल है, ये एंगल इलेक्ट्रिकल एंगल है, तो फिर हमारे पास टार्क डेवलप होगा और इसी टार्क से रोटर रोटेट होगा। ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन।